पुलिस बैरियर पर जिस ऑटो ड्राइवर को पीटा जा रहा था, उसे नहीं पता था कि थाने में बैठी डीएसपी उसकी पत्नी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक ऑटो ड्राइवर रमेश अपनी ऑटो लेकर दिल्ली की तरफ सवारी लाने जा रहा था। तभी सामने पुलिस बैरियर के पास 5 पुलिस वाले खड़े होकर आने जाने वालों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सुबह से अभी तक उनके हाथों में एक भी चालान नहीं फंसा था। तभी ड्राइवर रमेश ऑटो को जैसे ही सामने ले जाता है तो उसके ऑटो को 5 पुलिस वाले रोक लेते हैं और उनमें से एक बड़े मूंछों वाला पुलिस कांस्टेबल चिल्लाते हुए ड्राइवर रमेश का कुर्ता पकड़कर ऑटो से बाहर खींचता है और कहता है, चल 5,000 रुपये निकाल, क्योंकि तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ऑटो ड्राइवर रमेश कहता है कि सर, मैंने कौन सा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, मुझे ज़रा बताएंगे। तो उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि या तो जुर्माना भर, वरना तुम्हें हमारे साथ थाने में चलना पड़ेगा। अब रमेश जैसे उस थाने का नाम सुनता है तो उनसे कहता है कि मैं जुर्माना नहीं भरूंगा, मुझे उस थाने के अंदर ही ले चलो, क्योंकि उस थाने के अंदर उसकी पत्नी, जिसका नाम था सीमा, 2 दिन पहले उस थाने के अंदर उसकी पोस्टिंग हुई थी और रमेश ने अपनी पत्नी को ऑटो चलाकर पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया था। तो उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी उसकी मदद करेगी और पूछेगी कि कौन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद रमेश बेखौफ होकर उस थाने के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद एक कुर्सी पर उसको बैठा दिया जाता है। इधर जो डीएसपी मैडम थीं, वो फोन पर किसी से कहने लग रही थीं कि इस तरह से जानकारी निकालने की कोशिश मत करो, किसी को जरा सा पद क्या मिल गया, तुम लोग सब जगह पर ऐसे ही यूज करने लगे मेरे नाम को, आइंदा मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इस तरह की फटकार वो फोन से किसी को लगा रही थीं। उसके बाद डीएसपी मैडम वहां पर आती हैं और कांस्टेबल से पूछती हैं कि इसको क्यों पकड़ कर लाए हो। उसके बाद कांस्टेबल बताता है कि इसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और ये जुर्माना देने से मना कर रहा है। अब इसके बाद रमेश आशा भरी निगाहों से अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था, लेकिन तभी उसकी पत्नी कहती है कि अगर ये जुर्माना नहीं दे रहा है तो इसका ऑटो जब्त कर लो, इसको यहाँ से भगा दो। इस बात को रमेश जैसे ही अपनी पत्नी के मुंह से सुनता है तो एकदम हैरान और परेशान सा हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी को उसने ऑटो चलाकर पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया था और उसकी पत्नी ने आज उस ऑटो को ही जब्त करने के लिए बोल दिया था, जिस ऑटो की वजह से वो डीएसपी बनी थी। अब इसके बाद रमेश मायूस हो जाता है और सीमा की तरफ सूखी सी आंखों से देखने लगता है। उसके बाद उसकी पत्नी हवलदार से कहती है कि जल्द से जल्द इसे यहाँ से निकालो और इसके वाहन को जब्त कर लो, कल आकर ये कोर्ट से छुड़वा लेगा। अब रमेश इसके बाद उस थाने से भारी कदमों के साथ, उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मायूसी थी, धीरे धीरे चलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि जिस दिन सीमा को मैंने पढ़ाना लिखाना चालू किया था तो उस दिन तो ये बड़ा कहा करती थी कि जितने में किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल ना करूं उतने दिन ही तो मेहनत कर लो, उसके बाद तुम्हें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भारी कदमों के साथ इन सभी बातों के बारे में सोचता हुआ अपने घर पहुंचता है और वहां जाकर अपनी माँ को पूरी बात के बारे में बताता है। वो कहता है कि माँ, सीमा तो इतना बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया और मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया, जिस ऑटो को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया था। अब इस बात को जैसे उसकी माँ सुनती है तो कहती है कि बेटा, तुम्हें वो दिन तो याद होगा जब सीमा की शादी तुम्हारे साथ हुई थी और उसके तीसरे चौथे दिन ही इसने बोल दिया था कि तुम लोगों ने हामी भरी है मुझे पढ़ाने लिखाने की और मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। उस टाइम पर परिवार की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उस समय भी इसने ज़बरदस्ती हमसे की थी पढ़ने लिखने के लिए। अब इस बात को सोचकर दोनों माँ बेटे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। इधर जो रमेश का बेटा था वो अपनी दादी के साथ ज़्यादा खेला करता, क्योंकि उसकी माँ को पढ़ाई लिखाई से फुर्सत ही नहीं थी और इसी वजह से वो दादी को सबसे ज़्यादा प्यार किया करता था। वहीं पर उसके साथ खेला कूदा करता और उसी के साथ ज़्यादातर रात को सोया करता। जो सीमा थी वो सरकारी क्वार्टर में वहीं पर रहा करती थी जहां पर उसका ऑफिस था, क्योंकि ऑफिस से घर की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी और उसे वहां पर क्वार्टर मिला हुआ था, तो वो उसी क्वार्टर के अंदर रहा करती थी। अब दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सीमा वेट कर रही थी कि वो आएगा और आकर कोर्ट से वाहन को छुड़ाने के लिए कागज़ बनवा के लाएगा। उसके बाद सीमा इंतज़ार करती रहती है, लेकिन जो रमेश है वो वहाँ पर अपने वाहन को छुड़वाने के लिए नहीं आता है। इस बात को देखकर सीमा को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से भरी हुई सीधा अपने घर जाती है रमेश के पास। वहाँ जाकर देखती है जो उसकी सास है उसके बालों की चंपी कर रही है और रमेश वहीं पर नीचे बैठा हुआ है और रमेश का बेटा वहाँ पर खेल रहा है। दोनों का किसी का भी उस बेटे की तरफ ध्यान नहीं था, वो अच्छी तरह से खेल रहा था। अब इस बात को देखकर वो खामखा ही अपने पति और अपनी सास पर भड़क जाती है। कहती है कि तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते, इस तरह से बच्चे संभाले जाते हैं, अगर इसको कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार रहेगा।
उसके बाद रमेश अपनी पत्नी की तरफ देखता है और उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, बच्चे संभालने नहीं आते? अब तक ये जितना भी बड़ा हुआ है उतना माँ ने ही इसको बड़ा किया है और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बच्चे को किस तरह से संभाला जाता है। तुम इसके बारे में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। अब जैसे ही रमेश के मुंह से ये बात सीमा सुनती है तो एकदम से उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम ऑटो को लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर दिया था और तुम वहां पर नहीं पहुंचे टाइम पर। अब इस बात को सुनकर रमेश कहता है कि तुम्हें इतनी ही पड़ी थी तो उस दिन थाने में ही ये मना कर दिया होता कि इसके वाहन को जब्त ना किया जाए, और इसने कोई भी गुनाह नहीं किया है और मैंने असलियत में भी कोई गुनाह नहीं किया था। कहीं तुम ये सोचने लगे कि मैं तुम्हारी वर्दी का फ़ायदा उठा रहा था। तुम असलियत को तो निकाल सकती थी, क्योंकि तुम बड़ी अधिकारी हो तो असलियत तो तुम्हारे सामने आ ही सकती थी। अब इसके बाद सीमा उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम लोग गवार हो और तुम क्या जानो किस तरह से ड्यूटी की जाती है, और मेरे बच्चे को भी तुम अच्छी तरह से नहीं संभाल सकते। ऐसा कहकर वो अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ से उसके बच्चे के सारे सामान को पैक करती है और जाते हुए कहती है कि मुझे अब तुम जैसे गवार के साथ नहीं रहना, और मैं कहाँ तक अपनी बुद्धि को खराब करूँगी। तुम लोगों से ज़बान लड़ाकू लोग तो इसी तरह से ज़बान लड़ाने के लिए यहाँ पर बैठे हो। रमेश कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो वैसा ही करो। लेकिन उसका जो बेटा था 6 साल का, वो बार बार अपनी दादी की तरफ उंगली कर रहा था और कह रहा था कि दादी मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मुझे पापा और तुम्हारे साथ ही रहना है। क्योंकि जो सीमा थी उसने कभी भी अपने बच्चे को प्यार से नहीं रखा था, वो तो केवल पढ़ाई की ओर ध्यान दिया करती थी। अब इसके बाद सीमा उसका हाथ पकड़कर और उसकी तरफ घूरती है जहां पर वो रहा करती है। अब इसके बाद सीमा लड़ाई करके वहां से चली गई थी। अब जैसे ही ये बात सीमा के माता पिता को पता चलती है तो वो लोग सीमा को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, और सीमा जो कि अपनी वर्दी के घमंड में थी वो कहती है कि मुझसे कोई भी नाता रखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो उसके माँ बाप हैं वो भी उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इधर जो उसका भाई था वो भी कहता है कि बहन ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वर्दी के घमंड में वो उसको भी उल्टा सीधा सुना देती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। जो सीमा है वो अपने बच्चे को घर पर रखा करती है और एक फुल टाइम मेड उसने रख रखी थी बच्चे की देखभाल करने के लिए। तभी एक दिन के समय जो उसकी मेड थी वो बच्चे को लेकर मार्केट आई हुई थी, और इधर उस लड़के की दादी भी वहां पर आई हुई थी कुछ सामान को खरीदने के लिए। और जैसे ही वो 6 साल का बच्चा अपनी दादी को देखता है तो अपनी मेड के पास से हटकर सीधा अपनी दादी को जाकर लिपट जाता है। इधर मेड जैसे ही देखती है कि बच्चा कहाँ गया तो वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। वो दादी के पास आता है, उसकी आंखों में आंसू थे, और कहता है कि दादी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। मम्मी तो एक गंदे से अंकल के साथ रहती है और वो लोग मुझे कभी कभी पीट भी दिया करते हैं। अब जैसे इस बात को उसकी दादी सुनती है तो वो कहती है कि बेटा तुम क्या कह रहे हो, मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहती है? तो वो बताता है कि गंदे से अंकल मम्मी के घर पर आते हैं और वो पूरा दिन भर भी रहते हैं, कभी कभी जब छुट्टी का टाइम होता है, लेकिन रोज शाम को जरूर से आते हैं। और मम्मी और वो अंकल मुझे पीटते हैं अगर मैं नहीं सोता हूं तो, और उसके बाद मैं सोने का नाटक कर लेता हूं, और मम्मी और वो गंदे अंकल घंटों तक बैठकर आपस में बातें करते हैं और जोर जोर से हंसते करते हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर मैं अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा रोता हूँ और मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना। इतनी ही देर में सीमा की मेट भी वहाँ पर आ जाती है और उस बच्चे को उस बूढ़ी महिला से बात करते हुए देख एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। वो मेड उसे खींचने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे मम्मी के पास नहीं रहना, मुझे दादी और पापा के पास रहना है। उसके बाद दादी उस मेड से कहती है कि कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, जो भी सामान तुझे खरीदना है वो खरीद ले, इतनी देर में इसी के साथ बैठी हुई हूँ। अब इसके बाद दादी का भी बहुत ज़्यादा मन था कि वो अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि उस मेड ने उससे कहा था कि मेरी मालकिन ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि ये बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर वो अपने पोते को समझाती है, कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुझे अभी अपनी मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा और हम लोग किसी दिन आएंगे और तुझे अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा कहकर वो उस लड़के को समझाकर उस मेड के साथ भेज देती है और उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। उनके दिमाग में यही बातें चल रही थी जो उस छोटे से बच्चे ने उन्हें बताई थी कि उसके बेटे की बहू इस तरह का कृत्य भी कर रही है। अब ये बात आकर वो अपने बेटे को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे बताना पड़ता है। वो अपने बेटे को पूरी कहानी के बारे में बताती है, कहती हैं कि पोता मिला था और वो ऐसे कह रहा था कि कोई गंदे अंकल हैं, वो उसे पीटा करते हैं। उसके बाद एक दिन छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन बिना बताए जो रमेश है अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी के सरकारी क्वार्टर पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे ही डोरबेल बजाता है तो अंदर से सीमा निकलती है, जो कि अभी नींद में ही थी।
और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एकदम से सकपका जाती है। वो एकदम से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब उसकी इस बात को जैसे ही रमेश और उसकी माँ सुनते हैं तो रमेश की माँ कहती है कि तुम माँ बेटे से हम माँ बेटे मिलने आ गए, क्यों हमने कोई गलत किया। अब इस बात को सुनकर जो सीमा है वो एकदम से चुपचाप सी खड़ी रह जाती है। इसके बाद रमेश उस घर के अंदर घुसता है और वो देखता है कि उसके कमरे के अंदर बेड के ऊपर एक नौजवान लड़का लेटा हुआ है और उनका जो बच्चा है वो दूसरे बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद रमेश को बड़ा गुस्सा आता है और वो एकदम से एक जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी को जड़ देते हैं। और जैसे ही सीमा के एक थप्पड़ लगता है तो वो व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि कौन है ये बदतमीज़ जो यहाँ आकर तुझे थप्पड़ मार रहा है। उस बात सीमा एकदम से उस व्यक्ति से कहती है कि यही तो है मेरा निकम्मा गवार पति। अब इस बात को जैसे रमेश सुनता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के मारे उसका शरीर कंपन करने लगता है। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझा रखा था कि बेटा इस तरह से नहीं किया करते। ये पहला थप्पड़ तो उसने ऐसे ही मार दिया था क्योंकि वो भावनाओं में बह गया था। अब इसके बाद वो जाता है और अपने बेटे को अपनी गोद में उठाता है और कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए तुम यहाँ पर रहा करती थी। दरअसल जो व्यक्ति था जिस अंकल के बारे में उनका लड़का बता रहा था वो और कोई नहीं, सीमा का सीनियर था, जो ट्रेनिंग के दिनों से ही सीमा के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में था। अब इसके बाद जब सारा भेद खुल ही गया था तो सीमा भी कहती है कि चलो ठीक है, ये तो अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने आकर अपने आप ही देख लिया। वो कहती है कि मुझे तुम जैसे गवार से कोई रिश्ता नहीं रखना और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद रमेश अपने बच्चे को लेकर वहां से जाने लगता है। उसकी माँ भी पीछे मुड़कर जाने लगती है। तभी सीमा एकदम से रमेश को रोकती है और कहती है कि जाते जाते इस काम को और कर जाओ, मैंने डिवोर्स के पेपर पहले ही तैयार कर रखे हैं और इस पर साइन भी कर दो। उसके बाद रमेश उन पेपर्स पर साइन कर देता है और वहां से अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। वो घर जाकर एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे। उसने सीमा को डिवोर्स दे दिया था। डिवोर्स भी उनका लगभग कंप्लीट ही हो गया था क्योंकि सीमा ने पहले से ही डिवोर्स के पेपर बनवा रखे थे। अब कुछ दिनों तक उनका केस चलेगा और केस चलने के बाद उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। अब रमेश घर के अंदर बैठा है, उधर उसकी माँ बैठी हुई है और वो सोच रही है कि किस तरह से बेटे की गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाया जाए। अब उसके बाद रमेश की माँ पुरानी संदूक को खोलने लगती है और उसमें ढूंढने लगती है कि शायद ऐसा कुछ मिल जाए जिससे फिलहाल कुछ थोड़ा बहुत काम करने के लिए हमें मदद मिल सके। ढूंढते ढूंढते संदूक के सबसे नीचे उसे एक पेपर मिलता है, एक जमीन का। उसके बाद में उस पेपर को रमेश को दिखाते हुए कहती है कि बेटा देखो ये क्या चीज़ है। उसके बाद में उसका बेटा उस पेपर को पढ़ता है और उस जगह के बारे में जब पता चलता है वो ज़मीन कई करोड़ रुपए की थी। अब जैसे ही वो ज़मीन के बारे में उन्हें पता चलता है तो वो लोग उस ज़मीन को बेचते हैं और उससे करोड़ों रुपए उनको मिल जाते हैं। अब करोड़ों रुपए उनके पास आ गए थे, अच्छा सा घर बनाते हैं। और जो रमेश था, रमेश पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा दिया था। पत्नी की पढ़ाई करवाने के लिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और वो ऑटो चलाकर अपने घर का भरण पोषण किया करता है और अपनी पत्नी को ही पढ़ाया लिखाया करता था। तो वो फैसला करता है कि मैं भी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करूंगा और मैं दोबारा से एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूंगा। इसके बाद रमेश अपनी पढ़ाई को दोबारा से चालू कर लेता है। इधर उसकी जो माँ थी वो भी घर के अंदर ही अचार और पापड़ बनाने का बिजनेस चालू कर लेती है। और जो उसके पोते की मेड थी जिसको उसकी पत्नी सीमा ने रख रखा था, उसे मेड को बुलाकर उस घर के अंदर उस बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने लगती है। धीरे धीरे वो लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करते उनका बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगता है। पैसे भी उनके पास अच्छे खासे थे, उनका बिजनेस भी चलने लगा था। तो अब रमेश को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे कमाने की भी कोई दिक्कत नहीं है और वो अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। फोकस करने के बाद लगभग 2 साल के बाद उसका सिलेक्शन एसपी के पद पर हो जाता है। अब जैसे ही वो एसपी बना था तो खबरों में उसका ही नाम चला करता था। कोई कहता कि ऑटो वाला एसपी बन गया, उसने मेहनत की, और कोई उसकी माँ से आकर पूछा करता। बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर पर आया करते और उसका अच्छी तरह से इंटरव्यू लिया करते थे। अब एसपी बनने के बाद उसी एरिया में अपनी पोस्टिंग करवा लेता है जहां पर उसकी पत्नी की पोस्टिंग थी और वहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी को करने लगता है। इधर जो उसकी पत्नी थी वो अपने सीनियर अधिकारी से अवैध प्रेम प्रसंग में थी और सीनियर अधिकारी ने उसका एक वीडियो बना लिया था रिश्वत लेते हुए और अब वो उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया करता, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करता। और उसे याद आती है अपने उस पति की जो कभी ऑटो चलाकर उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकाला करता था। लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसने अपने पति को पहले ही तलाक दे दिया था।
धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ जो सीमा थी उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। जिस व्यक्ति के चुंगल में फंसी हुई थी उसने शादी पहले ही कर रखी थी और उसके 2 बच्चे थे। और ये बात जैसे सीमा को पता चलती है तो वो कुछ कह पाती इससे पहले वो उसे धमकी दे देता है कि मैंने तुम्हारा वीडियो बना रखा है, अगर तुमने मुझसे कुछ कहा तो तुम्हारी पोस्ट भी जाएगी और साथ ही साथ दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब इस डर के कारण सीमा उसे कुछ नहीं कहती है। वो खाना पीना छोड़ देती है, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देती है और उस व्यक्ति ने उसे फ़ोन रखने से भी मना किया था। अब उनके थाने में, जिस थाने में सीमा नियुक्त थी, उस थाने में एसपी साहब के स्वागत के लिए पार्टी रखी जानी थी और उसमें सीमा से भी कहा जाता है, उसकी राय मांगी जाती है। तो सीमा हामी भर लेती है, कहती है कि ठीक है, आप ऐसा करो, पार्टी दे देना, अच्छी बात रहेगी। उसके बाद दूसरे दिन पार्टी का आयोजन किया जाता है और पार्टी में एक स्टेज बनाया गया था। उस स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए सीमा को बुलाया जाता है, लेकिन सीमा मायूसी जैसे ही उस स्टेज के ऊपर चढ़ती है तो एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद सीमा को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अब रमेश देखता है कि ये वही सीमा है जो कुछ दिन पहले इतने घमंड में रहा करती थी। आज उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि दोस्तों वो सूख कर तिनका हो गई थी और ना ही वो अच्छी तरह से खाया करती और दिन रात उसे उसी वीडियो की चिंता सताया करती थी, क्योंकि वो पैसों के चक्कर में इधर उधर से रिश्वत लिया करती और उसी के साथी ने उसका वीडियो बना लिया था और बार बार उसे वायरल करने की धमकी दिया करता। अब वो जैसे चाहे उस तरह से उसको रखा करता और इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब कहते हैं कि कमजोरी के कारण इसकी हालत हुई है। अब जब रमेश इस बात को सुनता है तो बड़ा ही हैरान होता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक डीएसपी को ऐसी क्या कमजोरी हो गई। उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वो अच्छी तरह से अपने खाने पीने का ध्यान रख सके। अब इसके बाद एसपी साहब अपने कार्य को करने में लग जाते हैं और धीरे धीरे जो सीमा है वो बार बार सोचा करती कि मैं कभी ना कभी रमेश से मिलूंगी और पूरी बात के बारे में उसे बताऊंगी। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सीमा मार्केट में जा रही थी, तभी उसे उसकी सास मिलती है और वो एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहती है कि माँ जी आप कैसी हो। तभी एकदम उसकी सास कहती है कि कौन हो बेटी, तुम इस तरह से मुझे माँ जी क्यों कह रही हो। तो उसके बाद वो कहती है कि माँ जी मैं सीमा हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि उसकी सास ने अभी चश्मा नहीं पहना था और बिना चश्मे के उसे अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता था और सीमा की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी, कम खाने की वजह से और उसकी बुरी हालत की वजह से। तो उसकी सास कहती है कि मैंने तुझे नहीं पहचाना और पहचान कर भी तुझे क्या फ़ायदा जो तूने मेरे बेटे को इस तरह से ठुकरा दिया, क्योंकि अब उसकी सास का बिजनेस भी अच्छी तरह से चल रहा था। वो मार्केट में अपने बिजनेस से रिलेटेड सामान लेने के लिए ही आई थी। वो उसको नहीं पहचानती और दुत्कारते हुए वहां से भगा देती है, उसके पैरों में पड़ जाती है। कहती है कि माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, रमेश से कह दीजिए मुझे दोबारा से अपना लेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद उसकी सास कहती है कि बेटी तूने जो किया है उसका फल तो तुझे भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो उसे दूर हटाते हुए वहां से अपने काम को करने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं। अब जो सीमा है वो इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। वो एक दिन उस व्यक्ति के पास जाती है जिसके चुंगल में फंसी हुई थी और उससे कहती है कि चाहे तो इस वीडियो को वायरल कर दे या फिर मेरी जान ले ले, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर वो वहां से भागकर रमेश के घर पर आ जाती है और रमेश के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। रमेश जैसे ही अंदर से दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने सीमा खड़ी हुई है जो बेहद ही बुरी कंडीशन में है। वो कहता है कि हाँ जी, कौन, आपको किससे मिलना है। तो कहती है कि रमेश मैं सीमा हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। तो रमेश कहता है कि इस बच्चे के लिए तो मैं पहले ही तुम्हें तलाक दे चुका हूँ और इस बच्चे को मेरे पास ही रहना है। मैं तुझे नहीं जानता तू कौन है। अगर आज के बाद तू यहाँ पर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर रमेश दरवाजे को उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। सीमा की आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही थी और वो बहुत ही ज्यादा चीख कर रो रही थी। अब इस बात को रमेश की माँ भी अंदर से सुन रही थी, लेकिन वो कुछ भी रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि सीमा ने रमेश के साथ बहुत गलत किया था और उस बात के बारे में रमेश की माँ को पता था।
अब इसके बाद वो वहां से जा ही रही थी, तभी एकदम से उसे पता चलता है कि जो वीडियो उस व्यक्ति ने उसका रिकॉर्ड किया था वो वायरल कर दिया है और उसको वायरल होने की वजह से उसकी ड्यूटी भी छूट गई है। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए सीमा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने भाई के पास फ़ोन करती है, लेकिन उसका भाई भी उससे नफरत किया करता, क्योंकि सीमा ने जब दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाए थे तो उस वजह से उसके माता पिता कुछ दिनों ने इस गम के कारण इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और इन सभी का जिम्मेदार वो अपनी बहन सीमा को मानता था। और बहुत दिन पहले उसने अपनी बहन से कह दिया था कि मुझसे तुम्हें कोई भी ताल्लुकात रखने की ज़रूरत नहीं है, आज से तू मेरे लिए मर गई है और मैं तेरे लिए मर गया हूँ। इसी वजह से वो भी उसका कोई साथ नहीं देता है। इधर जो व्यक्ति था जिसके प्रेम प्रसंग में फंसी हुई थी वो वहां से उसके घर से सारा पैसा जेवर लेकर भाग गया था और उसके बाद उसने उसकी वीडियो भी वायरल कर दी थी। अब वीडियो वायरल हो गई थी, उसकी नौकरी छूट गई थी, तो सीमा अब पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगती है और कुछ दिनों के बाद ही उसके स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जहां पर एक लड़की को एक लड़के ने ऑटो चलाकर पढ़ाया लिखाया और सोचा कि वो अच्छी नौकरी प्राप्त करने के बाद उसको सहारा देगी, लेकिन उसने उसे उल्टा बर्बाद करने की कोशिश की। आप क्या कहना चाहते हो सीमा के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो रमेश के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।